गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। कैसे हैं आप सभी बच्चे। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो लेकर आए हैं अकाउंट्स की। जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां मैंने अकाउंट्स के चैप्टर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट किया हुआ है और अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला पार्ट भी हमने किया हुआ है। आज हम इसका अगला पार्ट लेकर आए हैं और आज हम फिर से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000, ये लिखा हमने सीरियल नंबर 1। पर्टिकुलर में मैंने आपको बताया था बच्चों, उसी को लिख दीजिएगा जो क्वेश्चन है, मतलब पर्टिकुलर में वही लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो पर्टिकुलर में हमको वही लिखना है। ये मैंने लिख दिया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000। तो कैश एसेट्स में आता है, तो ये एसेट्स के नीचे मैंने लिख दिया कैश, उसमें डाल दिया 45। अभी बिजनेस के ऊपर कोई उधार नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो लाइबिलिटी 0। और कैपिटल में भी 45। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। नंबर 2, opened a bank account with a deposit of 4,500। और हर इक्वेशन के बाद ऐसे आप लाइन खींच दीजिएगा, अंडरलाइन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ओपनड अ बैंक अकाउंट विथ ए डिपॉजिट ऑफ 4,500। 4,500 डिपॉजिट के साथ इसने अपना एक बैंक अकाउंट ओपन किया, तो कैश में से पैसा निकल गया 4,500 और बचा 40,500। मतलब अपने गल्ले में से, अपने कैश में से पैसा निकाल कर बैंक में डाल दिया। तो बैंक भी एसेट होता है, एसेट्स एकदम बीच में लिखिए। तो ये हमने लिखा बैंक और बैंक में डाल दिया 4,500। बिजनेस के ऊपर कोई उधारी नहीं और कैपिटल जैसा था वैसे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपना ही पैसा बैंक में डाला, मतलब गल्ले में से कैश कम हो गया और बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ गया। मतलब कैश में से पैसा लेकर बैंक में डाल दिया। एक एसेट कम हुआ, गल्ले में से कैश कम हुआ, और दूसरा एसेट बैंक में वो पैसा बढ़ गया। इधर भी 45, उधर भी 45। और यहां पे आप इसको लिख दीजिए न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, तो ये हमारा न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब नंबर 3 है, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड को 11,200। बॉट गुड्स ₹11,000 फ्रॉम MS सन एंड कंपनी। MS सन एंड कंपनी, याद रखिएगा, अगर नाम लिखा है मतलब उधार में लिया है। मैंने अगर दुकान खोल के बैठी है, मैं दुकान खोल के बैठा हूं और मैंने 5 सामान बेचा, जिसमें से 4 प्रोडक्ट का पैसा मुझे मिल गया, तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैंने वो सामान शीला को बेचा, मैंने वो सामान मुन्नी को बेचा, या मैंने वो सामान चुलबुल पांडे को बेचा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इसका पैसा मिल चुका है। लेकिन जो 5th प्रोडक्ट था उसका पैसा मुझे मिला नहीं है, और वो सामान मैंने बेचा है कांचा चीना को। तो कांचा चीना का नाम मुझे नोट करके लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको उधार में माल बेचा है, तो मुझे कल को उससे वसूली करनी है, मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो मैं उसका नाम नोट करके रखूंगा। क्यों?
उधार में बेचा है। उधार में अगर मैं खरीद रहा हूं तो भी ये बात सही है, अगर मैंने पैसे दे दिए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहीं से उधार में सामान खरीदा है तो मैंने जिससे माल खरीदा है मुझे उसका नाम भी नोट करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल को मुझे उससे पैसे देने हैं। तो यहां पे भी आप देखिए, एम एस सन एंड को, इससे 11,000 रुपए का माल खरीदा गया और नाम लिखा है, मतलब सामान उधार में लिया गया। तो अगर सामान उधार में लिया गया है, क्या कैश में से पैसा कटेगा? नहीं कटेगा। तो कैश जितना था उतना ही रहेगा, बैंक जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि सामान उधार में लिया गया है, पैसे दिए नहीं गए हैं। और एक नया एसेट आ जाएगा, स्टॉक। जब जब गुड्स खरीदेंगे उसको क्या कहेंगे? स्टॉक। और स्टॉक में मैंने डाल दिया 11,000, 11,000। अब लाइबिलिटी मेरे ऊपर बढ़ गई। क्रेडिटर, जब जब उधार में सामान लोगे उसको लाइबिलिटी में डालोगे। लाइबिलिटी मतलब उधारी, देनदारी, क्रेडिट। तो जब जब उधार में सामान खरीदोगे लाइबिलिटी में डाल दोगे। कितना उधारी हो गई? 11,000। तो लाइबिलिटी में मैंने डाल दिया 11, और कैपिटल जितना था उतना ही। और इसके जगह भी लिख दीजिए न्यू इक्वेशन। यही था लास्ट, हाँ यही था। टैली कर लीजिए। इधर भी इधर 56, इधर भी 56, इधर का भी टोटल 56, इधर का भी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल भी 56, इधर भी 56, 45 प्लस 11 इधर भी 56। दोनों मैच हो गया। LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारा इक्वेशन सही है। और एक्चुअल में ये 11,200 का सामान लिया है, मैंने उसको 11,000 लिख दिया, अभी मेरे को दिखा 11,200। तो ये हो जाएगा आपका 56,200। यहां पे भी 11,200, तो ये भी 56,200। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000। गोपीनाथ ने 25,000 रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया। तो एसेट्स में हमने लिख दिया कैश, कैश में डाल दिया 25, लाइबिलिटी हमारा 0, और कैपिटल में भी डाल दिया 25। जब भी बिजनेस शुरू करेंगे तो उसको एसेट्स में भी डालेंगे और कैपिटल में भी डालेंगे, क्योंकि बिजनेस जो शुरू होता है उसको कैपिटल कहते हैं। सेकंड, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 रुपीज। 10,000 रुपए का सामान लिया श्याम से। नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा है मतलब उधार। तो अगर उधार में सामान ले रहा है, क्या मेरे कैश में से पैसा कटेगा? नहीं। अगर मेरे जेब में 100 रुपए है, मेरी मम्मी ने बोला बेटा राशन दुकान जाओ और वहां से जाके
2 किलो चावल ले आओ। मैंने 40 रुपए के हिसाब से 2 केजी चावल लिया, 40 × 2 80 रुपीज। और मैंने अंकल को बोला भैया खाते में लिख देना। तो क्या मैंने उसको 100 रुपए दिया? नहीं। तो मेरे खाते में उसने 80 रुपए रिकॉर्ड कर दिया, मतलब मेरे ऊपर 80 रुपए का उधार हो गया। लेकिन क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे जेब में अभी भी कितना है? 100 रुपए। तो क्योंकि इसने सामान उधार में लिया है श्याम से, तो कैश में कोई पैसा नहीं कटेगा, गल्ले में जितना पैसा था उतना ही रहेगा। सामान ले लिया और जब जब गुड्स लेगा क्या लिखेंगे हम उसको? स्टॉक। कितने का सामान ले लिया? 10,000। और स्टॉक एसेट्स में आता है। अब मेरे ऊपर फिर से उधार बढ़ गया, क्रेडिटर। मैंने उधार में सामान लिया 10,000 और कैपिटल जितना था उतना ही। तो जब जब सामान उधार में लिया जाएगा, एसेट्स में स्टॉक में डाल दीजिएगा और लाइबिलिटी में क्रेडिटर लिख के डाल दीजिएगा। और इसको हम लिख देंगे न्यू इक्वेशन। ध्यान रखिए न्यू इक्वेशन सेकंड से लिखते हैं, फर्स्ट से नहीं। ये जो न्यू इक्वेशन है उसको सेकंड वाले से लिखना शुरू करते हैं। और आप मैच भी कर सकते हैं, इधर का भी टोटल 35, इधर का भी टोटल 35। यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। थर्ड, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500। sold goods to Sohan costing 1800 for 1500 रुपीज। सोहन को सामान बेचा गया, ध्यान रखे बेचा गया है, खरीदा नहीं गया, लेकिन उधार में। नाम लिख दिया है, नाम मतलब उधार। अगर मैं दुकान खोल के बैठा हूं, कोई भी दुकान हो, कपड़े की हो, मिठाई की हो, डेयरी की हो, स्टेशनरी की हो, जब जब आप प्रोडक्ट बेचेंगे तब तब पैसा आता है। खरीदने से पैसा जाता है, बेचने से पैसा आता है। लेकिन यहां पे उधार में माल बेचा है, 1800 का माल 1500 में बेचा, 1800 के गुड्स को 1500 में सेल किया है, तो उधार में, लेकिन पैसे अभी नहीं मिले। तो क्या मेरे गल्ले में पैसा आएगा? नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट हमने उधार में बेचा है। तो कैश जितना था उतना ही रहेगा। और कितने का माल सेल कर दिया मैंने? 1800 का माल सेल कर दिया। तो जो स्टॉक में मेरे गोडाउन में 10,000 का प्रोडक्ट था, गुड्स था, उसमें से 1800 माइनस हो जाएगा और कितना स्टॉक बचेगा? 8200। हमेशा याद रखिएगा, परचेज करने से स्टॉक बढ़ता है, बेचने से स्टॉक कम होता है। मान लीजिए आपकी फर्नीचर की दुकान है जिसमें 10 चेयर रखे हैं, आपने 3 चेयर खरीद ली है, तो आपके पास पहले से 10 चेयर थे, 3 चेयर आपने और परचेज कर लिया, तो 10 + 3 कितना हो गया? 13। आपके पास 13 चेयर हो गए। सेकेंड केस, आपके पास 10 चेयर था, उसमें से आपने 2 चेयर बेच दिए, सेल कर दिए, तो आपके पास कितने चेयर बचे? 10 - 2 8। तो जब जब आप सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं, तो स्टॉक कम होता है, और जब जब परचेस करते हैं तो स्टॉक बढ़ता है। यहां पे इसने सेल किया 1800 का स्टॉक, तो 1800 माइनस हो गया और एक नया एसेट आ जाएगा, डेटर। डेटर क्यों? हमने माल बेचा है, मैंने आपको बताया था, जिससे उधार में माल लेते हैं वो क्रेडिटर, जिसको उधार में माल बेचते हैं वो डेटर। कितने में बेचा है डेटर को माल? 1500 में सोहन को। तो डेटर एसेट्स में लिख के 1500, क्योंकि हमें डेटर जो कि सोहन है उससे 1500 रुपीज लेना है। ठीक है, लाइबिलिटी उतना ही रहेगा 10,000 और कैपिटल में 300 माइनस हो जाएगा। क्यों? 1800 का प्रोडक्ट 1500 में बेचा है, 1800 के सामान को 1500 में बेच रहा है, तो 300 का क्या हो गया? लॉस। तो इसमें से 300 क्या हो जाएगा? माइनस। कितना बचेगा? 24,700। और हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अगर उधार में क्रेडिट में माल खरीद रहा है तो वो लाइबिलिटी में आएगा क्रेडिटर लिख के,
और मैंने आपको यह भी बताया था एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस को कैसे पहचानोगे। अगर हमें कुछ देना है फ्यूचर में, पैसा हो या सर्विस हो या सामान, तो वो लायबिलिटी है। और अगर हमें फ्यूचर में किसी से कुछ लेना हो, सामान या पैसा, तो वो एसेट है। तो सोहन नाम के व्यक्ति से हमें 1500 लेना है, तो क्योंकि हमें फ्यूचर में उससे लेना है तो एसेट में 1500। और 10,000 जो हमने श्याम से सामान लिया था 10,000, हमें फ्यूचर में उसको 10,000 देना है, और देना है इसीलिए लाइबिलिटी। तो whenever you purchase something on credit, it will be shown in liability, and whenever you are selling something on credit, it will be shown in assets। ओके। और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको कैपिटल में, 1800 का सामान 1500 में बेचा, 300 का लॉस हुआ तो कैपिटल से माइनस, प्रॉफिट होता तो कैपिटल में प्लस। अब इसको हमें लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। फोर्थ, गोपीनाथ withdrew from business 5,000। गोपीनाथ withdrew from business 5,000। गोपीनाथ ने बिजनेस से 5,000 रुपए निकाल दिया पर्सनल यूज के लिए। हो सकता है अपने बीवी के लिए कुछ गहने लेने हो, या बीवी को पिक्चर दिखाने ले जाना हो, या बच्चे के लिए साइकिल लेना हो, जो भी है वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, अपना पर्सनल एक्सपेंस के लिए उसने बिजनेस से 5,000 रुपीज निकाल लिया। जब बिजनेस शुरू करता है तो कैश और कैपिटल प्लस होता है, क्योंकि बिजनेस में पैसा डाल रहा है, पंप कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर बिजनेस से पैसा निकाल ले, बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर ले, तो बिजनेस से पैसा चला जा रहा है, गोइंग आउट, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। कितना रुपए निकाल लिया उसने, 5,000। तो कैश जो कि 25 है, उसमें से 5,000 माइनस हो जाएगा, कितना कैश बचा, 20,000। स्टॉक उतना ही रह गया 8,200, डेटर भी उतना रह गया 1,500, लाइबिलिटी भी उतना रह गया 10। और क्योंकि बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया है तो कैपिटल से भी कितना माइनस हो जाएगा, 5,000। जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कैश और कैपिटल दोनों में प्लस होता है, और जब बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो कैश और कैपिटल दोनों में माइनस हो जाता है। 24,700 से 5,000 माइनस किए, 19,700। इतना ही है, मैच कर लेते हैं। 28, 29, 29,700, इधर का टोटल 29,700, इन दोनों का भी टोटल 29,700। दोनों साइड मैच हो गया, मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले कुछ स्पेशल चीजें, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं, उसको एक बार देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए, इधर लिख देता हूं पर्टिकुलर में ताकि आपको क्लियर हो, यहां लिख देता हूं। प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी पेड 1,000 रुपीज। जब भी कुछ प्रीपेड हो, प्रीपेड को ही एडवांस पेड कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रीपेड को ही एडवांस पेड कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी ने आपके लिए काम किया नहीं अभी तक, लेकिन आपने टाइम से ही पहले उसको सैलरी दे दिया, तो जब भी कुछ प्रीपेड होगा, कैश में से उसको माइनस कर दीजिएगा, और एसेट्स में ही
प्रीपेड सैलरी लिख के उसको प्लस कर दीजिएगा। मतलब 1000 रुपये कैश में माइनस हो जाएगा और यहीं पे प्लस हो जाएगा। इधर कुछ नहीं करना है, निल। क्यों? अब आपने किसी को एडवांस में सैलरी दे दिया, उसने अभी तक आपके लिए काम किया नहीं है। इसका मतलब कल को आपको उससे काम की वसूली करनी है, मतलब आपको उससे काम निकलवाना है, तो आपको उससे काम लेना है, और कुछ लेना है तो वो किस में आ जाता है? एसेट्स में। तो जब भी कुछ प्रीपेड हो, प्रीपेड सैलरी हो, प्रीपेड रेंट हो, कैश में माइनस और एसेट्स में ही प्रीपेड एक्सपेंस लिख के प्लस। इधर कुछ नहीं करेंगे। नॉर्मल सैलरी पेड होता, कैश में भी माइनस, कैपिटल में भी माइनस। लेकिन अगर प्रीपेड है या एडवांस पेड है, प्रीपेड का मतलब वो बिजनेस का नहीं है, अभी तक आपने सर्विस नहीं लिया है। कैपिटल मतलब क्या? बिजनेस का। तो अगर प्रीपेड है मतलब आपके लिए उसने अभी तक काम नहीं किया है, तो आपके बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। इसलिए कुछ भी प्रीपेड होगा, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, कैश में माइनस और एसेट्स में ही प्रीपेड लिख के प्लस। लाइबिलिटी और कैपिटल एज इट इज, वहां पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है? अगर क्वेश्चन में हो आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसको कहा जाता है ड्यू बट नॉट पेड, मान लीजिए 2000 रुपीज, ये इसका अपोजिट है। मतलब आपके लिए सामने वाले ने काम कर लिया, लेकिन अभी तक आपने उसको पैसा नहीं दिया, तो आपको फ्यूचर में उसे पैसे देने हैं। और जब कुछ देना है तो वो क्या हो जाता है? लाइबिलिटी। तो ये 2000 रुपीज अभी आपको देना है, तो जब भी कुछ आउटस्टैंडिंग या ड्यू बट नॉट पेड होगा तो लाइबिलिटी में वो प्लस हो जाएगा और कैपिटल में वो माइनस। क्यों? क्योंकि आपने सर्विस ले लिया है, मतलब बिजनेस का खर्चा हो चुका है, भले आपने पे नहीं किया है। इसीलिए यहां कुछ नहीं होगा। पे नहीं किया तो कैश में से माइनस हो ही नहीं सकता। तो एसेट्स में कुछ भी नहीं करेंगे। जब भी कुछ आउटस्टैंडिंग या ड्यू बट नॉट पेड होगा, लाइबिलिटी में प्लस, क्योंकि फ्यूचर में आपको उसे पैसे देने हैं, और कैपिटल में माइनस, क्योंकि आपके लिए उसने काम कर लिया है, इसलिए बिजनेस का एक्सपेंस वो हो चुका है। तो लाइबिलिटी में प्लस और कैपिटल में माइनस, जब भी आउटस्टैंडिंग होगा या ड्यू बट नॉट पेड। इसके बाद एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम का मतलब होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। आपने कमा लिया लेकिन आपको पैसे अभी तक नहीं मिले। आपने किसी के यहां काम किया 6 महीने, आपको अभी तक 6 महीने की सैलरी नहीं मिली है, एक्रूड इनकम। ठीक है? आपने कमीशन कमा लिया 2000, लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, तो ये वो है एक्रूड इनकम। आपने कमा तो लिया है लेकिन मिला नहीं है, तो इसको क्या करोगे? एसेट्स में डालोगे। एसेट्स में एक्रूड इनकम लिख के प्लस कर दोगे। प्लस कर देंगे। मान लीजिए एक्रूड कमीशन है, एक्रूड कमीशन 500, तो एक्रूड लिख के एसेट्स में प्लस और कैपिटल में भी 500 प्लस। एसेट्स में क्यों? क्योंकि आपने कमा लिया है, आपको मिला नहीं, मतलब कल को आपको सामने वाले से 500 रुपए कमीशन लेना है, और जब कुछ लेना है तो वह एसेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एसेट्स। तो याद रखिएगा इसको, जब भी आपका कुछ एक्रूड हो तो वह एसेट्स में हमेशा क्या हो जाता है? प्लस। और क्योंकि आपने कमा लिया है तो बिजनेस का इनकम हो गया वो, तो कैपिटल में भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो जब भी कुछ एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड कमीशन, तो वो एसेट्स में भी प्लस होगा और कैपिटल में भी प्लस होगा। एक और देख लीजिए, एडवांस रिसीव्ड, या जिसको कहते हैं अनएक्रूड इनकम।
एडवांस रिसीव्ड या अनएक्रूड इनकम, मतलब आपने सामने वाले को अभी तक प्रोडक्ट या सामान दिया नहीं है, लेकिन पैसे आपने पहले से ले लिए, तो आपको उसे सर्विस देना है, और कुछ देना है तो वो लाइबिलिटी। मान लीजिए एडवांस सैलरी ले ली है, एडवांस रेंट ले लिए। अगर आप एडवांस रेंट ले रहे हो, मतलब वो आपके घर में अभी तक रहा नहीं है, लेकिन आपने उसे एडवांस किराया ले लिया, तो कल को आपको उसे रहने के लिए घर देना है। तो जब भी आप एडवांस ले रहे हो, मतलब आपको फ्यूचर में उसे सर्विस देना है। तो अगर कुछ देना है तो वो क्या होता है? लाइबिलिटी। तो जब भी एडवांस रिसीव्ड होगा, कैश में प्लस हो जाएगा। जैसे मान लो यहां पे एडवांस रेंट 100 रुपीज, तो कैश में भी प्लस हो जाएगा और लाइबिलिटी में भी प्लस हो जाएगा। ठीक है? तो अगर नॉर्मल इनकम है कि रेंट रिसीव, तब कैश में भी प्लस, कैपिटल में भी प्लस। बट एडवांस रिसीव्ड, अगर एडवांस मिलता है तो कैश में भी प्लस और लाइबिलिटी में भी प्लस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और प्रीपेड को कहा जाता है एसेट, आउटस्टैंडिंग को कहा जाता है लाइबिलिटी, एक्रूड इनकम को कहा जाता है एसेट, और एडवांस रिसीव्ड को भी कहा जाता है लाइबिलिटी। ठीक है, तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। अगर कुछ भी प्रीपेड है तो कैश में माइनस और एसेट्स में ही प्रीपेड लिख के प्लस। अगर आउटस्टैंडिंग कुछ भी है तो लाइबिलिटी में प्लस और कैपिटल में माइनस। अगर एक्रूड इनकम है तो एसेट्स में एक्रूड लिख के प्लस, कैपिटल में भी प्लस। और अगर एडवांस रिसीव्ड है, कैश में भी प्लस, लाइबिलिटी में भी प्लस। ठीक है, ये कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पहला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000। गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000। सबसे इजी एंट्री है, बिजनेस चालू किया है 20,000 के साथ, एसेट्स में लिखा मैंने कैश, कैश में डाल दिया 20, बिजनेस के ऊपर भी कोई उधारी नहीं है, और कैपिटल में भी डाल दिया 20। सेकंड है परचेज्ड फर्नीचर फॉर 2,000। परचेज्ड फर्नीचर फॉर 2,000 रुपीज। 2,000 का फर्नीचर लिया है और नाम नहीं लिखा है। नाम नहीं लिखा है मतलब कैश। मैंने बोला था अगर पैसे का लेन देन नहीं हुआ है तो लोग नाम नोट करके रखते हैं ताकि याद रहे कल को किसे पैसे देने हैं और कल को किसे पैसे लेने हैं। ठीक है, तो यहां पे नाम नहीं लिखा है मतलब कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है। फर्नीचर लिया 2,000 का, तो कैश में से 2,000 माइनस हो जाएगा, कितना कैश बचा? 18, और बदले में फर्नीचर आ जाएगा 2,000। जब भी कोई ट्रांजैक्शन बनाते हैं अपने दिमाग में अपने आप को रखिए,
आपके जेब में 20,000 रुपए था, आपने उससे 2,000 का फर्नीचर ले लिया, तो आपके कैश में से, वॉलेट में से 2,000 माइनस हो जाएगा और आपके घर में या बिजनेस में 2,000 का फर्नीचर आ जाएगा। एक कैश नाम का एसेट गया, बदले में दूसरा एसेट फर्नीचर आ गया। उधारी नहीं है क्योंकि पैसा देकर लिया है और कैपिटल जितना था उतना ही। और यहां पे लिख देना है न्यू इक्वेशन। सेकेंड ट्रांजैक्शन से न्यू इक्वेशन लिखना चालू कर दीजिएगा। थर्ड थर्ड है पेड रेंट 200, पेड रेंट 200 रुपीज, 200 रुपए का किराया दिया। तो अगर आप कोई खर्चा करें, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, तो पैसा सिर्फ जाता है। जैसे ऊपर वाले में फर्नीचर लिए तो प्रोडक्ट ले रहे हैं, पैसा जा रहा है, बदले में एक प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन जब आप कोई एक्सपेंस देते हैं, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, तो इसमें बदले में कुछ आता नहीं है, पैसा जेब से सिर्फ जाता है, बिकॉज आपने सर्विस लिया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई एक्सपेंस हो, कैश में से भी माइनस कर दीजिएगा और कैपिटल से भी माइनस कर दीजिएगा। तो कैश बचा 17,800, फर्नीचर उतना ही रहा, लाइबिलिटी 0 और रेंट कैपिटल से भी माइनस 19,800। यहां पे लिखना पड़ेगा आपको न्यू इक्वेशन, अंडरलाइन। तो बहुत सिंपल है बच्चों, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जब ये सब होगा, आप देखें मैं वहां पे वो लिखता नहीं, लेकिन फर्नीचर स्टॉक लेता है तो कैश जाता है और बदले में कुछ आता है, तो यही माइनस और यही पे एसेट में प्लस। लेकिन जब आप कोई सर्विस का पैसा दे रहे हो, सैलरी, रेंट, कमीशन, ऑल दिस, तो इसमें कुछ आ नहीं रहा, पैसा सिर्फ जा रहा है, तब कैश में भी माइनस होगा और कैपिटल में भी माइनस। नंबर 4, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000, 3,000 का माल लिया उधार में, लिख दिया डायरेक्ट, 3,000 का माल उसने उधार में लिया। तो क्या गले में से कुछ पैसा कटेगा? जब माल उधार में ले रहा है तो गले में से तो पैसा कटेगा ही नहीं, तो गले में यानी कैश में जितना पैसा है उतना ही रहेगा, फर्नीचर भी उतना रहेगा, एक नया एसेट आ जाएगा स्टॉक। स्टॉक को फर्नीचर में मत जोड़ दीजिएगा बच्चों, स्टॉक अलग से लिखना है। कितने का सामान लिया है? 3,000 का स्टॉक लिया है, तो यहां मैंने डाल दिया 3,000, ये जीरो का जीरो ही रहा। और कैपिटल, ये सॉरी, लाइबिलिटी जीरो नहीं होगा, माय मिस्टेक, क्रेडिटर। जब भी कोई सामान उधार में लेता है तो क्या कहते हैं उसको? क्रेडिटर। 3,000 का सामान उधार में लिया तो हमारे पर कितनी उधारी बढ़ गई? 3,000, 3,000, और कैपिटल जितना था उतना ही एज इट इज। तो याद रखिएगा, जब भी कुछ उधार मिलेगा, उधार का मतलब ही होता है लायबिलिटी। और यहां मुझे लिखना है न्यू इक्वेशन, जो भी उधार में लेगा। क्यों लायबिलिटी? बिकॉज कल को आपको उसे 3,000 देने हैं, और जब कुछ देना हो तो लायबिलिटी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,000 फॉर 5,000 ऑन कैश। सोल्ड गुड्स फॉर sold goods costing 2,000
फॉर 5,000 रुपी इन कैश। 2,000 का माल 5,000 में बेचा, कैश में बेचा। तो जब भी कुछ बेचेंगे तो पैसा आएगा। कितना रुपए आएगा? 5,000। तो कैश में कितना प्लस हो जाएगा? 5,000। कितना कैश बचा? कितना कैश हो गया? 22,800। उसके पास गल्ले में 17,800 था। अब उसने सामान बेचा तो कितना रुपए आया? 5,000 रुपए, 22,800। और कितने का माल बेच दिया? 2,000 गुड्स बेचा है, तो फर्नीचर जितना था उतना ही रहेगा। और स्टॉक 3,000 का माल गोडाउन में पड़ा था 3,000 का, जिसमें से 2,000 का गुड्स उसने सेल आउट कर दिया। तो इसमें से 2,000 माइनस गोडाउन में कितने का प्रोडक्ट, कितने का सामान बचा? 1,000। लाइबिलिटी उतना ही रह गया। और 2,000 का गुड्स उसने 5,000 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 3,000। तो कैपिटल में कितना प्लस हो जाएगा? 3। और कैपिटल हो जाएगा 22,800। यही लास्ट था। हाँ, टोटल कर लीजिए। 24, इधर का टोटल 25,800 और इधर का भी टोटल 25,800। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब परचेस करेगा कैश में तो कैश में माइनस होगा, स्टॉक में प्लस होगा। लेकिन जब सेल करेगा, बेचेगा, बेचने से पैसा आता है। किसी भी दुकान में अगर 4 कॉपीज है, उनको बेच दिया 100 रुपए में, तो 100 रुपीज गल्ले में आया कैश प्लस, और चारों कॉपीज दुकान से बाहर हो गया। तो जो गोडाउन में जितनी कॉपीज थी उसमें से 4 कॉपी माइनस। और मान लीजिए उन कॉपीज को 80 रुपए में लिया था, 80 रुपीज में लिया, आपको 100 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? 20। तो कैपिटल में वो प्लस हो जाता। तो यहां पे 2,000 का गुड्स 5,000 में बेचा, तो कैश में पूरा प्लस करना, डिफरेंस नहीं, कैश में पूरा 5,000 प्लस कैश हो गया 22,800। फर्नीचर को तो बेचा नहीं, तो जितना था उतना ही रहा। गोडाउन में 3,000 का स्टॉक पड़ा था, जिसमें से 2,000 का स्टॉक सेल कर दिया, 1,000 का स्टॉक बचा। लाइबिलिटी उतने का उतना। 2,000 का माल 5 में बेचा, 3,000 का प्रॉफिट, कैपिटल में 3,000 प्लस। जब लॉस हुआ था तो मैंने माइनस किया था, प्रॉफिट हुआ तो प्लस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियोस और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह आपकी 11th की तैयारी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है।